हिम मुकुट की उत्तराधिकारी विराट सफेद प्रकाश के उस अथाह मंडल के बीच खड़ा था। उसके चारों ओर फैला हिम महल किसी स्वप्न की तरह सुंदर और भयावह दोनों था। बर्फ की दीवारों के भीतर से नीली रोशनी धड़कती हुई निकल रही थी, जैसे महल जीवित हो। पारदर्शी फर्श के नीचे अनंत गहराई तक जमी झील चमक रही थी और उस ठंडे सन्नाटे में हर सांस एक प्रतिध्वनि बनकर लौट रही थी। सबसे आगे एक विशाल सिंहासन था और उसके सामने वही रहस्यमयी युवती खड़ी थी। उसके लंबे सफेद बाल बिना हवा के भी धीमे धीमे लहरा रहे थे। नीली आंखों में समय से भी गहरी उदासी थी। विराट ने गदा कसकर उठाई और पूछा, तुम कौन हो? युवती ने शांत स्वर में कहा, मेरा नाम आर्या है। मैं हिम मुकुट की पहली उत्तराधिकारी हूं। विराट की आंखें सिकुड़ गईं। पहली उत्तराधिकारी? आर्या ने सिर हिलाया। हां, और मैं यहां हजारों वर्षों से कैद हूं। विराट ने चारों ओर देखा, फिर उसकी ओर मुड़ा। किसने तुम्हें कैद किया? आर्या ने उत्तर देने से पहले आंखें बंद कीं, मानो एक पुराने घाव को फिर से छू रही हो, जिस पर इस हिमलोक को सबसे अधिक विश्वास था। विराट ने तुरंत कहा, हिमराज? आर्या ने धीमे से नहीं कहा, उनसे भी पहले का कोई। वह सिंहासन के पीछे बने एक विराट चित्र की ओर बढ़ी। चित्र में दो योद्धा खड़े थे। एक के हाथ में नीली तलवार थी, दूसरे के हाथ में काला राजदंड। आर्या की आवाज फुसफुसाहट बन गई, हिमवीर और क्रायोनाथ। विराट स्तब्ध रह गया। लेकिन क्रायोनाथ तो तुम्हारा शत्रु था। वह हिम मुकुट के पीछे पड़ा था। आर्या की आंखें भर आईं। यही कहानी सबको सुनाई गई, लेकिन पूरी सच्चाई नहीं। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी। जब हिम मुकुट पहली बार बना, मुझे उसका उत्तराधिकारी चुना गया। क्रायोनाथ मेरे रक्षक थे और हिमवीर मेरे सेनापति। विराट चुपचाप सुनता रहा। आर्या की आवाज कांपने लगी। फिर एक रात हिम महल पर हमला हुआ। हमलावर बाहर से नहीं आए थे, वे भीतर से आए थे। किसी ने हिमलोक के द्वार खोल दिए थे। विराट का स्वर भारी हो गया। किसने? आर्या ने उसकी आंखों में सीधे देखते हुए कहा, हिमवीर ने। विराट का चेहरा सख्त पड़ गया। नहीं, यह सच नहीं हो सकता। आर्या ने दर्द से मुस्कुराया। मैंने भी यही सोचा था। फिर मैंने अपनी आंखों से देखा। उधर हिमलोक की वास्तविक घाटी में युद्ध उफान पर था। हिमवीर और क्रायोनाथ आमने सामने थे। तलवारें टकराती तो आवाज बिजली की तरह फटती। थाम थाम। हर प्रहार से बर्फ की दीवारें चटकती। बर्फीली धूल तूफान की तरह हवा में भर जाती। दूर हिमदंत गरज रहा था। वज्राक्ष उसकी सहायता में था, लेकिन क्रायोनाथ का वार प्रतिवार भारी पड़ता जा रहा था। अचानक क्रायोनाथ ने हिमवीर की तलवार पकड़ ली। उसकी आवाज आग की तरह काली थी। तुमने सोचा इतने वर्षों तक मुझे कैद करके सब खत्म हो जाएगा? हिमवीर ने पूरी ताकत से तलवार खींची, पर क्रायोनाथ ने उसे दूर फेंक दिया। तुम्हें कुछ याद नहीं, लेकिन मुझे सब याद है। एक पल के लिए हिमवीर की आंखों में भय झलका। चुप रहो, क्रायोनाथ हंसा। डरते हो कि विराट सच जान जाएगा? हिम महल में आर्या ने हाथ उठाया। एक क्षण में विराट के चारों ओर बर्फ की दीवारें खड़ी हो गईं। तुम्हें हिम मुकुट चाहिए, उसने कहा, लेकिन मुकुट किसी की कहानी पर विश्वास कर लेने से नहीं मिलता। विराट ने गदा उठाई। तो मुझे क्या करना होगा? आर्या की आवाज गूंज बनी। सत्य और भ्रम में अंतर करना होगा। अचानक पूरा महल बदल गया। विराट ने देखा, एक दृश्य में हिमवीर आर्या पर हमला कर रहा था। क्रायोनाथ उसे बचा रहा था। पलक झपकते दूसरा दृश्य, क्रायोनाथ तलवार ताने खड़ा था और हिमवीर आर्या के सामने ढाल बन गया था। फिर तीसरा दृश्य, दोनों योद्धा एक दूसरे को मार गिराने की कोशिश में थे। हर छवि इतनी वास्तविक थी कि सत्य खुद धुंध बन गया था। आर्या की आवाज चारों दिशाओं से आई, एक चुनो, किस पर विश्वास करोगे? विराट ने आंखें बंद कीं। जब उसने उत्तर दिया, आवाज स्थिर थी, मैं किसी पर विश्वास नहीं करूंगा, मैं स्वयं सत्य खोजूंगा। उसने अपनी हथेली खोली। अग्नि मुकुट की हल्की लौ उभरी, लेकिन उसने उस आग से हमला नहीं किया। वह लौ को जमीन के पास ले गया और धीरे धीरे घुमाने लगा। जहां जहां वह प्रकाश गया, भ्रम की छवियां पिघलने लगीं। एक एक कर दृश्य टूटते गए, जैसे झूठ कांच की तरह बिखर रहा हो। आर्या की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। विराट ने कहा, अग्नि केवल शरीर नहीं जलाती, झूठ भी जला सकती है। उसी पल महल की दीवारों में दरारें पड़ने लगीं। फर्श के नीचे से काला धुआं उठकर
ऊपर आने लगा। आर्या पीछे हटी। नहीं, यह इतनी जल्दी नहीं होना चाहिए था। विराट ने पूछा, क्या? तभी धुएं ने आकार लिया। एक चेहरा बना, न हिमवीर न क्रायोनाथ, कोई तीसरा। उसकी आंखें लाल थीं और उसके होंठों पर ठंडी मुस्कान थी। बहुत अच्छा, वह बोला। अग्नि के उत्तराधिकारी ने भ्रम पहचानना सीख लिया। विराट ने गदा उठाई। तुम कौन हो? चेहरा हंसा। जिसका नाम अभी तुम्हें जानने की आवश्यकता नहीं। आर्या कांप रही थी। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए था। आवाज फिर गूंजी। मैं वहीं होता हूं जहां कोई मुकुट जागता है। काले धुएं ने आर्या की ओर झपट्टा मारा। विराट तुरंत उसके सामने आ गया। उसने अग्नि की दीवार खड़ी कर दी। छाया पीछे हट गई, लेकिन जाते जाते उसकी आवाज महल में ठहर गई। तुम्हें लगता है तुम 9 मुकुटों के उत्तराधिकारी बनोगे? नहीं विराट, 9 मुकुट तुम्हें चुन रहे हैं, क्योंकि उन्हें एक ऐसे राजा की आवश्यकता है जिसे अंत में बलिदान किया जा सके। बलिदान? शब्द विराट के होंठों से खुद ब खुद निकला। छाया गायब हो गई। आर्या ने उसकी ओर देखा। अब उसकी आंखों में सिर्फ भय नहीं था, एक कठोर स्वीकार भी था। अब तुम समझ गए हो, 9 मुकुट केवल शक्ति नहीं है, वे एक प्राचीन द्वार की चाबियां हैं। विराट ने पूछा, और मैं? आर्या ने सिंहासन की ओर देखा। तुम उस द्वार की अंतिम कुंजी हो। अचानक हिम मुकुट हवा में उठा। उसकी नीली रोशनी पूरे महल में फैल गई। मुकुट धीरे धीरे विराट की ओर बढ़ा। विराट ने हाथ आगे बढ़ाया, पर उसके हाथ तक पहुंचने से पहले मुकुट रुक गया। हवा में एक अंतिम प्रश्न उभरा। यदि 9 मुकुट प्राप्त करने के बाद तुम्हें स्वयं को बलिदान करना पड़े, तो क्या तुम फिर भी इस यात्रा को स्वीकार करोगे? विराट लंबे समय तक उस प्रश्न को देखता रहा। उसकी पूरी यात्रा आंखों के सामने घूम गई। रक्त चंद्रमा, दिव्य मंदिर, अग्निवेताल, अग्निमुकुट, सिंहराज और अब हिमलोक। उसने धीमे से कहा, अगर मेरी जान के बदले दुनिया बच सकती है तो हां, मैं यह यात्रा स्वीकार करता हूं। जैसे ही शब्द खत्म हुए, हिम मुकुट तीव्र प्रकाश में बदल गया। नीली ऊर्जा विराट के चारों ओर चक्रवात की तरह घूमने लगी। मुकुट उसके सिर को छूने ही वाला था कि बाहर से एक भयानक गर्जना गूंजी। क्रायोनाथ की आवाज। नहीं। पूरा हिम महल कांप उठा। आर्या ने घबराकर विराट को देखा। बहुत देर हो चुकी है। क्रायोनाथ को पता चल गया है कि तुम मुकुट के योग्य हो। विराट ने गदा उठाई। उसके माथे पर अग्नि चिह्न धधक रहा था और उसके सामने हिम मुकुट पहली बार पूरी तरह जाग चुका था।